ऊपर जा सकती है। कैप लगाया हुआ है, डॉलर को कंट्रोल करके रखा हुआ है। अगर रिजर्व बेहतर नहीं होते और दोस्त ममालिक या IMF से हमें फौरी तौर पर रकम नहीं मिलती तो यकीनन डॉलर ऊपर जा सकता है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का मैं इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अदनान पराचा, साबिक नायब सदर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने कीमती वक्त दिया और स्टूडियो में आए। अदनान साहब, बड़े मामला खराब हो रहे हैं। एक तो रेमिटेंसेस का टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ऊपर से फिर मुस्तकिल यहाँ से पाकिस्तानी जो है वो मुल्क से बाहर जाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन अब वो भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं। बड़ी दिक्कत का सामना है। तो मसाइल क्या हैं? क्या इमिग्रेशन के मसाइल हैं, क्या मेडिकल के मसाइल हैं, क्या बीमा पॉलिसी हासिल करने के मसाइल हैं? ये तूल पकड़ते जा रहे हैं मसाइल। जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो इस टाइम पे पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उस लिहाज से तो हम ये समझ रहे थे 2023 में कि हमारी जो वर्क फोर्स 9 लाख के करीब गई है एम्प्लॉयमेंट पे, और उसके अलावा विजिट वीज़ाज़ पे भी गई है जिन्होंने जॉब उधर बाहर के ममालिक के अंदर ट्रांसफ़र की है। तो 2024 में भी ये, क्योंकि हालात ऐसे हम देख रहे हैं कि आगे 1-2 साल इसी तरह रहेंगे, तो हमारी कोशिश ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, देखिए हालात तो इस तरह रहेंगे कि जो हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो इस टाइम पे बेहतर नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, क्योंकि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, आपका एक्सपोर्ट इफेक्ट हुई हुई है, आपकी लोकल इंडस्ट्री के अंदर भी थोड़ा सा क्राइसिस देखने में आया है। आपकी बिजली गैस की कीमत बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। जिस भी ऑफिस में आपको 5 बंदों का स्टाफ था वहाँ पे उन्होंने 3 कर दिया, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी है। आपके पास है यूथ और जो कि आपका इस टाइम पे एसेट है, तो हमारा ये था कि हम ये इस एसेट को यूटिलाइज़ करें और शॉर्ट टर्म पीरियड के ऊपर ये इनको वर्क फोर्स को मुल्क से बाहर भेजें ताकि बाहर से रेमिटेंसेस वगैरह कमा के लाएँ। तो हमने एक टारगेट हमने बनाया था, निगरान गवर्नमेंट से हमारी बात भी हुई थी और हमने उनको बहुत ज़्यादा सिफारिशात दी थी कि हमें इस 9 लाख की वर्क फोर्स को हमने 12-13 लाख वर्क फोर्स करना है, ताकि हमारे लिए नए सेक्टर्स भी हैं उनको भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेट निगरान गवर्नमेंट वो उस तरह प्रॉपर्ली हमें टेकअप नहीं कर पाई, क्योंकि अगर वो टेकअप कर पाती तो इस टाइम पे जो हमारे जो अब 2024 हमारा स्टार्ट हुआ है तो हमारा वर्क फोर्स का बिज़नेस गल्फ़ ट्रेड से स्पेशली कम आना स्टार्ट हुआ है। तो हमें इसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी नई जो गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट को भी इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे जो गल्फ़ ममालिक के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं और किसी मुल्क की तरफ से जो हमारे वीज़ाज़ की पॉलिसीज़ को थोड़ा सा सख्त किया गया है, उसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट से बात करेंगे तो मैं आई एम श्योर कि वहाँ ममालिक के जिन्होंने वीज़ा पॉलिसी सख्त की है। देखिए इस टाइम पे हमारे यूएई का सेक्टर हमारा तकरीबन 4 महीने से हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के जो उनके वीज़ाज़ हैं, जो ब्लू कॉलर्स की जॉब है और कुछ वाइट कॉलर्स की भी हैं, वो हमारा बंद है। तो 4 महीने से बंद है जी, ब्लू कॉलर जॉब्स के हवाले से। जी, उसमें 2 तरह के वीज़े होते हैं। एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है जो कि आप समझें कि 100 में से 5-10% होते हैं और 90% हमारा वो सेक्टर यूएई का बंद है। और यूएई का पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे दोस्ताना और इस्लामी रवाबित हैं। और मैं ये वजह क्या बंद करने की? वाइट कॉलर खुला हुआ है, ब्लू कॉलर बंद है। देखिए वाइट कॉलर की भी कुछ कैटेगरीज खुली हैं और ब्लू कॉलर तो ओवरऑल ही बंद है। तो मैं देखिए वजह उसके अंदर ये है कि अब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब बात अब होगी तो वो चीज़ सिनेरियो सामने खुल के आएंगे। कुछ उसके अंदर हमारे पाकिस्तान के अपने इंटरनल मसाइल भी हैं, कुछ हमारे यूथ की भी गलतियाँ हैं, कुछ उन्होंने भी अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ को जो चेंज कर रहे हैं, तो वो अब मैं ये समझता हूँ कि नहीं, हमारी गलतियाँ कोताहियाँ हमारी भी हैं। देखिए गलतियाँ तो दोनों साइड से वो हो सकती हैं ना, किसी भी साइड से हो सकती है। आप गलतियों को हाईलाइट करने से बेहतर तो ये है कि हम उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। अगर हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे तो हमारी जो मिनिस्ट्री है, अगर नया सेटअप अब जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है 1-2 दिन के अंदर, और इसको अगर बिल्कुल अर्जेंट बेसिस के ऊपर इसको टेकअप करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि 2023 में जो हमारी वर्कफोर्स 2,30,000 35,000 के करीब यूएई गई थी और उसके अंदर अभी शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा आ गया है। तो हमारी जो यूथ है, जो स्किल्ड भी है, सर्टिफाइड भी है, तो उसके लिए एक सेक्टर बंद पड़ा है। हमें उस सेक्टर को खुलवाना है और उनके जो भी यूएई गवर्नमेंट की मुतालबात होंगे, जो उनकी सिफारिशात होंगी, उनके मुताबिक होगा। लेकिन यह है कि हमें इसको फौरी तौर पर सऊदी अरब जाने के क्या मसाइल अब सामने आ रहे हैं? देखिए सऊदी अरब के अंदर ये मसाइल है, बहुत ज़्यादा गंभीर मसला है सऊदीया के लिए, क्योंकि उसमें हमारा एक जो वहाँ से अप्रूव्ड अदारा है, माजरत के साथ जो जहाँ पे बायोमेट्रिक होते हैं, जेरिस का, वहाँ पे जेरिसो, बिल्कुल जी बड़ा नाम है जेरिस का। तो वो उधर बायोमेट्रिक का सिस्टम हमारी लेबर के लिए, हमारी जो वर्क फोर्स जो जा रही है उसके लिए वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा तंगी आ रही है
कि हमारे लड़के, हमारी यूथ जो हमारा पाकिस्तान का कैपिटल भी हैं और हमारे सफ़ीर हैं, बाहर जाके रिप्रेजेंट करते हैं, सुबह 5-5 बजे लाइंस में लगते हैं और रात 9-9, 10-10 बजे तक, और अक्सर ये होता है कि वो अगले दिन पे भी वो ट्रांसफर हो जाते हैं। सुबह 5 बजे लाइन में लगा जाता है जेरीस के बाहर बायोमेट्रिक के लिए, रात 9 बजे तक कतार लगी रहती है। जी, कतार लगी रहती है, क्योंकि देखें जेरीस को अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। मैं दरख्वास्त करूँगा उनकी मैनेजमेंट से भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इस चीज़ को फौरी तौर पे टेक अप करें। आपने कोई लेटर लिखा, आपकी एसोसिएशन है, अब जी, हम ज़्यादा हज़ारों में प्रोमोटर्स हैं पूरे मुल्क भर में, तो जेरी से रब्ता किया और जी, हम अपनी मिनिस्ट्री को, निगरान गवर्नमेंट को भी बता चुके थे। हमने अपने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को भी हमने टेकअप किया, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसकी तरफ देखें, क्योंकि अब एक बायोमेट्रिक का सिस्टम है। देखें, आपकी एक वर्क फोर्स है, आपका NIC बनता है, आपका पाकिस्तान की ID आपका बायोमेट्रिक होता है, आपका पासपोर्ट बनता है बायोमेट्रिक होता है। अब जाने के लिए भी जो बायोमेट्रिक हो रहा है, तो उसको जितना आसान बनाएंगे, हमारी जो वर्क फोर्स जहाँ से बाहर जाने के लिए है उसको जितनी ज़्यादा ईज़ आसानी देंगे, तो यही हमारी वर्क फोर्स है जिसने रेमिटेंस वहाँ से यहाँ भेजनी है। सऊदी अरेबिया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना कि रेमिटेंसेज बैंकिंग चैनल के थ्रू आए। अगर डॉलर का रेट बढ़ जाता है अदनान साहब, चले हमारी वर्क फोर्स चली जाती है, जितनी गई है उस हिसाब से तो हमने अपने रेमिटेंस का टारगेट अचीव नहीं करना साल के अख्ताम पे। 33 अरब डॉलर हमने रखा है। इतनी वर्क फोर्स भेजने के बाद भी अगर हम रेमिटेंस का टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, तो कोताहियाँ तो है ना। वो क्या कोताहियाँ हैं आपकी निगाह में? देखें जी, कोताहियाँ हैं। देखें, जब मैं उसको ये कहूँगा कि आप देखें कि निगरान गवर्नमेंट के अंदर भी हमारे जो वफाकी अदारों ने जो एक एक्शन किया था हुंडी हवाला के ख़िलाफ़ और एजेंट्स के ख़िलाफ़ इस तरह के, तो उससे ये है कि बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ था कि हमारा डॉलर और इंटर बैंक और ओपन मार्केट का जो रेट था वो गैप ख़त्म हुआ था, और जब वहाँ से हवाला हुंडी का बिज़नेस भी थोड़ा श्रिंक हो गया था। अब देखें, जैसे ही अब ये जो इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है और जिस अगर IMF के हम प्लेटफॉर्म पे हैं, तो अगर यहाँ पे अगर डॉलर और इंटर बैंक का गैप बढ़ गया या कुछ हुआ, तो ये हवाला हुंडी का जो सिस्टम है फिर पनपना स्टार्ट कर देगा, और जिससे ये होगा कि हमारी जो बाहर से रेमिटेंसेस आ रही हैं वो फिर हमारे बैंकिंग चैनल से नहीं आएंगी। आप जितनी भी कोशिश कर लें तो ये सिस्टम हम ख़त्म नहीं कर सकते। इस सिस्टम को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। उसका यह है कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। देखिए, हम सिफारिशात तो बहुत देते हैं, लेकिन बात यह है कि हमें ऑन बोर्ड लेने के साथ साथ हमारी सिफारिशात लेने हमें एक पोजीशन दें, ताकि हम इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, अपने अदारों को और उनको सजेशंस दे सकें, ताकि हम मिलजुल के जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे जो हवाला हुंडी और रेमिटेंसेस का और माशी सूरत हाल जो है उसकी जो क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, तो हमने सब ने मिलजुल के इस क्राइसिस से निकलना है। अच्छा अदनान साहब, मुझे एक बात बताएं, PDM की गवर्नमेंट आई, आपने सिफारिशात दी, उबरी हुकूमत आई, आप लोगों ने सिफारिशात दी, उन पर कोई अमल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा आप लोगों की लाइसेंस फीस को बढ़ा दिया गया। और जो लाइसेंस फीस कम थी उसको बहुत रिकॉर्ड सतह पे पहुँचा दिया, उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। अच्छा, अब नौ मुंतखब हुकूमत से आप लोग उम्मीदें लगा के बैठ गए। अब जो गवर्नमेंट बनेगी उसकी तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है ना कि वो IMF के पास जाए, IMF से लेन देन करे, IMF की शराइत को माने, IMF जो इंस्ट्रक्शंस देगा उसको फुलफिल करना है। अब ये सिचुएशन को टैकल करने में तो महीनों लग जाएंगे, और अगर IMF ने हमें पैसे दे दिए, इफ एंड बट कुडंट शुड दे दिए, और उम्मीद है कि दे देगा, तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं। लेकिन अगर ये मामला आगे जाके गंभीर होते हैं, चैलेंजेस बढ़ते हैं और आपकी तरफ निगाह नहीं पड़ती, आपकी तवज्जो, आपके ऊपर तवज्जो मरकूज नहीं की जाती, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर आप लोग वेट करेंगे? देखिए जी, बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, PDM की जब गवर्नमेंट आई थी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमने बहुत ज़्यादा सिफारिशात दी थी, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ था, माजरत के साथ। अब फिर निगरान गवर्नमेंट आई तो हमने फिर सिफारिशात दी। हमें देखें, हमें एक इंडस्ट्री के तौर पे माना जाए। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, रेमिटेंसेस को भेजने वाले, रेमिटेंसेस को कमा के देने वाले हम वो लोग हैं, 2500-2600 लाइसेंस जो हम इधर से वर्क फोर्स को भेजते हैं, और ये मुख्तलिफ पाकिस्तान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, सारे ममालिक के अंदर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हमारी वजह से हो रही है। तो जब तक हमें ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, हम एक्सपोर्ट के साथ साथ पैरेलल खड़े हैं। अब ये देखें, हमने पिछले 2 साल तकरीबन ऑलमोस्ट हमने ये सिफारिशात ही दी हैं, दरख्वास्तें दी हैं, और हमारे जो छोटे छोटे मुतालबात हैं, किसी सियासी पार्टी ने अपने एजेंडे में आप लोगों का तस्करा तक नहीं किया। जी बिल्कुल, एजेंडा होता है जो इलेक्शन से पहले दिया जाता है, वो किसी बड़ी सियासी पार्टी जो है, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, MQM हो, काफ लीग हो, किसी ने भी नहीं किया, PTI तक ने, मतलब किसी ने आप लोगों को वैल्यू ही नहीं दी, फिर भी आप सिफारिशात भेज रहे हो, उम्मीदें लगा रहे हैं, तो ये तो बड़ी अचंभे की बात है।
देखें जी, वो कहते हैं पवित्र है शजर से उम्मीदें बाहर रख। हमारा मुल्क है, हम हैं तो सब कुछ है। देखिए, हम उम्मीद ही लगा सकते हैं और उम्मीद ही लगा सकते हैं। या वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ आइएगा। वेलकम बैक। अदनान साहब, आपको तो इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया जा रहा, आपकी सुनवाई नहीं हो जा कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई आपको अहमियत नहीं दे रहा, आप लोग हर जगह पे जा रहे हैं, कोई अपने मंशूर में आपकी बका का ऐलान नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे? जी, यही तो अलमिया है कि देखें, हमारे जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, उन्होंने 32 से 33 अरब डॉलर का रेमिटेंसेस का टारगेट रखा था, लेकिन उसके अगेंस्ट जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको कोई एज सच कोई फैसिलिटी और इंसेंटिव नहीं दिए जा रहे थे। और उसके बाद यह कि एक नया कानून हम पे लागू कर दिया गया कि हमारी फ़ीस को 400 से 500% बढ़ा दिया गया अचानक से, ताकि आपको कोई ओवरसीज़ प्रमोटर अगर मर जाता है तो उसके बच्चे जो है 15 लाख रुपया फ़ीस दे के उसके अपने वालिद साहब के लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं। आप लोग भी तो हर किसी को बाहर भेज देते हैं ना, बगैर चेक एंड बैलेंस के, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। आप लोग देखिए ना, हर प्रोमोटर जो है वो बिजनेस कर रहा है ऑब्वियसली, तो उसको भी तो चाहिए ना कि ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच पड़ताल के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ वो बाहर जा रहा है तो क्या कर रहा है, मुल्क का नाम रोशन करेगा, काम करेगा, या कोई भीख मांगेगा, या कोई ग्रुप चलाएगा, या सेलेब हो जाएगा। तो इस हवाले से भी तो आप लोग लैकिंग करते हैं ना। देखें, ये चीज़ यहाँ पे समझने की, हमारे पूरी सबको समझने की ये ज़रूरत है कि हमारे ओवरसीज़ जो प्रमोटर्स हैं प्रॉपरली बाहर से डिमांड जनरेट करते हैं, पाकिस्तान के एम्बेसी से अप्रूव्ड कराते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्टरेट ऑफिस हमारे जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अंडर है वहाँ से परमिशंस लेते हैं, एडवर्टाइज करते हैं और यहाँ से वर्कफोर्स भेजते हैं, और उससे पहले पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी हमारे सबमिट होते हैं हमारे कैंडिडेट्स के। अच्छा, कोई क्राइटेरिया है? जी, मिसाल के तौर पे अदनान साहब, माजरत के साथ, बात यह है कि आपने बाहर से डिमांड जनरेट की, उन्होंने कहा कि हमें इतनी वर्कफोर्स चाहिए, उसकी ये सैलरी होगी, आप क्या उसी सैलरी पे लोगों को बाहर बेचते हैं, या फिर आप जो बीच में अपना प्रॉफिट रखते हैं उसका क्या चेक एंड बैलेंस है? देखें, बात ने जहाँ पे सिस्टम क्या है? जी, सिस्टम ये है कि वहाँ से हमें कंपनीज जब बाहर से डिमांड्स हमें जनरेट करके देती हैं, हम जाते हैं, हम B2B जाके बिजनेस जनरेट करते हैं और B2B करते हैं। और यही हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि दूसरे ममालिक के साथ भी हमारे एग्रीमेंट्स किए जाएँ, ताकि हम G2G जब तक एग्रीमेंट्स नहीं होंगे तो हम B2B भी उसको ऑन बोर्ड नहीं ले सकते, जैसे यूरोप के ममालिक हैं हमारे। अब ये देखें, बाहर से जनरेट हम करके बिजनेस लाते हैं और यहाँ से परमिशन लेते हैं प्रॉपर गवर्नमेंट के ऑफिस से, और एडवर्टाइज करके वर्क फोर्स को हायर करके यहाँ से प्रॉपरली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर जो है हम यहाँ से पाकिस्तान से बाहर हमारी वर्क फोर्स को भेजते हैं, जो हमें सैलरी पैटर्न कंपनी की तरफ से दिया जाता है उसी सैलरी पैटर्न पे भेजते हैं। अब वहाँ पे हमारे जो कंपनीज़ के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज़ के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे पाकिस्तान की एम्बेसीज को भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमारे CWOs को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैं नए आने वाले जो भी हमारे मिनिस्टर साहब होंगे, वफाकी वज़ीर साहब होंगे, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि CWOs को भी ऑन बोर्ड करें, बाहर के एम्बेसीज को ऑन बोर्ड करेंगे, यहाँ से एक आसान एक सिस्टम बनाएंगे। अब आपका डिजिटल सिस्टम बाहर हमारे हमसाया ममालिक के अंदर सब कुछ सिस्टम हो गया है, हम अभी तक प्रॉपर पुराने सिस्टम के ऊपर पेपर वर्किंग पे चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे वर्कफोर्स भेजने में भी थोड़ी सी तंगी आ रही है। मतलब जो डिमांड बाहर से आ रही है उसी सैलरी पैकेज पे आप बाहर भेजते हैं? जी बिल्कुल। तो घर का चूल्हा कैसे जलाते हैं? देखिए, जो सैलरी पैकेज कंपनी देती है एम्प्लॉयमेंट के लिए कि हमें इन कैटेगरीज के लिए वर्कफोर्स चाहिए और उनकी ये सैलरीज होंगी, हम उसी पेपर के ऊपर हम परमिशन लेते हैं पाकिस्तान के एम्बेसी से और यहाँ से प्रोटेक्टरेट से, और अपनी वर्कफोर्स को सैलरी पे यहाँ से बाहर। तो फिर आपका गुजर बसर कैसे होता है? प्रोमोटर्स कैसे अपना घर का चूल्हा जलाते हैं? मेरा ये सवाल है। जी, अलमिया ये है कि देखें, हमें 6,000 रुपया हमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक फ़ंड मिलता है, गवर्नमेंट का रीइंबर्स जो होता है, वो आज से 20 से 25 साल हो गए हैं। हमारा वो 6,000 रुपया है। हमारे उस टाइम पे डॉलर की कीमत क्या थी, उस टाइम पे बिजली का यूनिट क्या था, उस टाइम पे हमारे रेंट क्या थे, फ्यूल की प्राइस क्या थी, आज भी वो 6,000 ही है। मैं दरख्वास्त करूँगा आने वाली गवर्नमेंट से, वफाकी हुकूमत से, कि हमारे ये जो सिफारिशात, ये जो मुतालबात हैं, इनकी तरफ सोचें। मुताबिक शिकायत आती हैं कि जो प्रोमोटर्स होते हैं जो बाहर बेचते हैं वो लाखों रुपए की डिमांड करते हैं लोगों से, और फिर लोग जो हैं वो जाहिर सी बात उनको बाहर जाना होता है नौकरियों के लिए, तो लाखों रुपए अदा करके फिर वो बाहर जाते हैं।
देखें, इसमें जो एजेंट माफिया जो इन्वॉल्व है, जो लाखों रुपए का तकाजा करके और हमारे सादा लोग अफराद को यहाँ से बाहर भेजते हैं, मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस कई सालों से चल रही है। जी जी, ये उसके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। पीछे हमारे वफाकी इदारों ने क्रैकडाउन किया भी था, और मैं समझता हूँ कि नई गवर्नमेंट के आने के बाद और जैसे ही हमें गवर्नमेंट ऑन बोर्ड लेगी तो हम गवर्नमेंट ऑन बोर्ड नहीं लेती आप लोगों को, उसके बाद टाइम नहीं, उसने IMF से डील करनी, क्या करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट ऑन बोर्ड नहीं लेती तो फिर ये यूनान कश्ती वाक़या और इस तरह के जो इलीगल तरीके से जो लोग जा रहे हैं और इतना पैसा लेके हमारे जवान जो हमारे फौत हो रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ेगी? जी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ती रहेगी। ये देखें, क्योंकि इस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन है हमारी यूथ के अंदर, हमें उनको पॉजिटिव रास्ता दिखाना है और पॉजिटिव रास्ता है हमारे पास। पॉजिटिव रास्ता दिखाएंगे तो हमारे मुल्क के अंदर रेमिटेंसेज भी बढ़ेंगी, हमारी यूथ की साहब, हमारे मुल्क में रेमिटेंसेस का जो सिस्टम है उससे पहले एजुकेशन सिस्टम है। हुकूमत के बाद तवज्जो हुकूमत को दे दी है, हुकूमत उस पर तवज्जो नहीं दे रही, हेल्थ सिस्टम पे नहीं दे रही, एनर्जी सिस्टम पे नहीं दे रही, रेमिटेंसेस सिस्टम तो फिर आगे आता है ना। अब अगर आपके सिस्टम के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती आइंदा वाले दिनों में, आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या है, फाइनल ऑप्शन क्या है? देखें जी, मैं सबसे पहले आपने जो एजुकेशन सिस्टम का कहा, तो मैं कब से मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूँ और इस्लामाबाद में भी मैं बोल चुका हूँ, अपने मिनिस्ट्रीज़ में भी बोल चुका हूँ कि देखें, कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए स्कूल लेवल के ऊपर। जब तक आप मैट्रिक लेवल पे कैरियर होनी चाहिए, कुड भी शुड भी, वो तो नहीं होगी। ऑप्शन लास्ट क्या है आपके पास? अगर देखें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारी नई गवर्नमेंट हमारे साथ अगर हमें ऑन बोर्ड नहीं लेती और हमारी सिफारिशात की तरफ नहीं है, खबर आ रही है कि फारूक सत्तार को ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का कलमदान मिलने वाले पहले भी था इनके पास, तो उम्मीदें हैं उनसे, ये जराए हमारे बता रहे हैं, खबरें आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा वफाकी गवर्नमेंट जो है, जो फॉर्मेशन होगी और हमारी जो SIFC है और हमारी वफाकी इदारे हैं, पाकिस्तान के जो क्राइसिस हैं इस टाइम पे, उसको क्राइसिस को निकालने के लिए सब मिलजुल के इस टाइम पे कोशिश कर रहे हैं। और मैं श्योर हूँ, मैं इतनी हमें उम्मीद है कि आने वाले दो साल की क्राइसिस अगर और हम काट लें तो हमारे मुल्क तरक्की कर सकता है। देखें, हमारे तरफ से जो पहले फारूक सत्तार साहब मिनिस्टर रह चुके हैं, दोबारा वो इस सीट पे आ रहे हैं। उस टाइम पे एक सिस्टम अलग था, अब एक सिस्टम एक अलग हो चुका है। हम ओवरसीज़ प्रमोटर्स भी ऑन बोर्ड हैं, हम उनके साथ खड़े होंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, SIFC के साथ खड़े होंगे, और जो भी SIFC से आप लोगों ने रब्ता किया है? जी बिल्कुल जी, SIFC से हमारा रब्ता हुआ है और SIFC ने हमें अश्योर किया है कि नई गवर्नमेंट के अंदर आपको पार्टिसिपेशन दी जाएगी और आपको ऑन बोर्ड लिया जाएगा और कमेटीज़ बना के और इसके ऊपर अमल किया जाएगा, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट के साथ और लोकल इंडस्ट्री के साथ जो रेमिटेंसेस का और हमारी यूथ की यूटिलाइजेशन का जो सेक्टर है उसको प्रॉपरली हम SIFC से आपकी जो मीटिंग हुई है वो गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में हुई, यानी निगरान सेटअप में, या अभी चंद दिनों में हुई है? जी, हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं, हमारी जो हमारे निगरान गवर्नमेंट है उस टाइम पे भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, और कुछ अब निगरान गवर्नमेंट के सेटअप के साथ ही हमारी अब भी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि SIFC का दायरा जो है, उन्होंने जो 5 सेक्टर्स जो उन्होंने इस टाइम पे ऑन बोर्ड लिए हुए हैं, टेकअप किए हुए हैं, उन सेक्टर्स के अंदर भी पैसा आने की उम्मीद है। और साथ साथ जो हमारा ये जो सेक्टर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक गैप है। देखिए, इसके अंदर 8 से 10 अरब डॉलर का रेमिटेंसेस का इजाफा हो सकता है। रेमिटेंसेस का टारगेट हम अचीव कर पाएंगे इस साल? जी नहीं कर पाएंगे। हम रेमिटेंसेस का टारगेट इसलिए अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी जो निगरान गवर्नमेंट है उसने प्रॉपरली उस चीज़ की तरफ फोकस नहीं किया। हम तो सिर्फ निगरान हुकूमत ने फोकस नहीं किया, या उससे गुज़िश्ता जो हुकूमत थी PDM की, उससे भी फोकस नहीं किया? देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत में बहुत अच्छे इकदाम उठाए गए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए, फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि फोकस नहीं किया, वो बात दुरुस्त है। तो ये फोकस नहीं किया, ये सिलसिला कब से चलता आ रहा है? देखें, जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। देखें, PDM की जो गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया था उसके बाद वो गवर्नमेंट चली गई थी, तो निगरान गवर्नमेंट आई थी। निगरान गवर्नमेंट के इकोनॉमिक जो कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने जो फैसले किए वो अपनी जगह बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हमारे रेमिटेंसेस के सेक्टर में, इस सेक्टर के ऊपर बहुत सा काम हो सकता था और अभी भी हो सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो गवर्नमेंट आ रही है, हम देखें एज ए बिजनेस कम्युनिटी हम हर गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। कौन कौन से ममालिक में नौकरियों के दरवाजे खुलने वाले हैं? बहुत ज़्यादा है क्या कुछ? गिलानी साहब, बहुत ज़्यादा है। अफसोस की बात यह है कि अभी तक वही मैं बता रहा हूँ कि हमें टेकअप प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, आप शॉर्टली बता दें। देखें, हमारे यूरोप के पूरे ममालिक हैं, हमारे वहाँ पे है, जापान है, कोरिया जापान वाले तो ओके करके बैठ गए, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही।
अफसोस की बात यह है कि 2 साल से ये हमारा सेक्टर खुला था, लेकिन हमारा प्रोसेस इतना स्लो है कि हम वो ऑन बोर्ड नहीं कर सके और तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर ऑलरेडी हम वहाँ से रेमिटेंसी नहीं हासिल कर सके, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में अब गवर्नमेंट ऑन बोर्ड लेगी हमें, और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रेमिटेंसेस को बेहतर करने के लिए ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स को अहमियत देना होगी। अफसोस की बात है कि इलेक्शन से कबल बहुत सी पार्टियों ने अपने मौचे मंशूर पेश किए, लेकिन उसमें ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का तस्करा नहीं किया। बहरहाल करना चाहिए था अगर रेमिटेंसेस को बेहतर करना है। 33 अरब डॉलर रेमिटेंसेस का हदफ रखा हुआ है, लेकिन वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट नहीं किया। तो यहाँ से बाहर जा रहे हैं मुस्तकिल बुनियादों पर एम्प्लॉयमेंट के लिए, हम उनको भी फैसिलिटेट नहीं कर रहे, और जो इदारे इस सेक्टर पे फोकस करना चाहते थे या करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे। बहरहाल अपकमिंग गवर्नमेंट से उम्मीदें तो हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स को, और रवाबित शुरू कर दिया SIFC से, और SIFC ने भी कहा है कि अपकमिंग गवर्नमेंट के साथ हम आपकी मीटिंग कराएंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।